वेलकम टू के एकेडमी। के एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी हमारे अतीत लेसन नंबर 1 प्रारंभिक कथन हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभिक में गिवलोन द लिस्ले के अनुसार एटलस नोवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप। मानचित्र 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी को बनाया हुआ दुनिया का एक नक्शे का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्रकार किसे बोलते हैं? जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे को बनाता है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए यह सूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और अन्य भंडारण में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों का अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार मिन्हाज इसराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आज से पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे।
सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति जो भारतीय न है। मध्य युग में मानो कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के वनवासी विदेश होता था किंतु विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। क्या आपको ऐसे कुछ शब्दों को ध्यान आता है जिसके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवनों, निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। पहला, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि पर को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसने कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। नंबर 2, एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से खोई हुई कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं सदी में, 14वीं सदी में।
इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथों, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों के इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मगर आपको कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी तो आप जानते होंगे कि काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रति में भी बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे और कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी पर सदी प्रतिलिपियां बनती रहती और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपि एक दूसरे से अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखकों ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों का संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशेष संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों में अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। चित्र एक, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु
लघु चित्र मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपि का स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते हैं। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जिसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शस्त्रों, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। परिणामस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में समुदायों का महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत रहते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रम से जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कई क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर में हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित
होने लगे, वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणामस्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे,